तो नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 साइंस का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये आपको अगर यहाँ से दिख रहा होगा तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको पढ़ाऊँगा और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको समझने के लिए एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी और ये जो चैप्टर है इसे ओपन करना पड़ेगा और जो मैं बताता जाऊँगा और वो आपको बुक में पढ़ना पड़ेगा। ओके, अभी हम लोग आ जाते हैं सीधे यहाँ पर चार्ज पार्टिकल इन मैटर पे। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर, चार्ज पार्टिकल मैटर की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। कुछ यहाँ पर एक्टिविटी बताई गई है ना, ये कुछ भी मेरे साथ ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही नहीं। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर। ठीक है, ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर आपको पढ़े। ओके ओके, we have learned Dalton atomic theory. Dalton atomic theory हमने पढ़ी होगी in chapter 3 which suggests that the atom are indivisible and indestructible. है ना, हम लोगों ने चैप्टर 3 में डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था कि जो एटम है उन्हें ना बनाया जा सकता है ना उन्हें तोड़ा जा सकता है, बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल। लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई है ना इनसाइड द जो एटम के इनसाइड होते हैं। लेड टू बी द फेलियर ऑफ दिस एक्सेप्ट एस्पेक्ट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये फेलियर था। इट वाज देन कंसीडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अरेंज्ड विद इन द एटम। उसके बाद ये जानना जरूरी हो गया कि एटम और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो एटम में कैसे होते हैं। फॉर एक्सप्लेन दी मैनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक थ्योरी। ये सब बताने के लिए बहुत सारी थ्योरी बताई। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जे थॉमसन ने सबसे पहले बताया था कि क्या होता है कैसे। तो जे थॉमसन का मॉडल पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, Thomson proposed that the model of an atom is to be similar to that of a Christmas pudding. The electron in a sphere of positive charge were like curtains type fruits in a spherical Christmas pudding. We can also think of a watermelon. The positive charge in the atom is spread all over the red well, the electron. ओके, इसमें मतलब ये सारी चीज़ें इसमें ये बताया गया है कि जो थॉमसन मॉडल जो थॉमसन ने जो मॉडल दिया है इस अपने एटम बनाने का, उन्होंने उसमें ये बताया था कि जो एक एटम जो होता है वो पूरे एक वाटरमेलन की तरह होता है जिसमें आसपास जितना भी रेड कंटेंट होता है वो पॉजिटिव होता है ना, और जो उसमें जो बीज होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बस उन्होंने इतना ही इसमें बताया था थॉमसन मॉडल ने। ठीक है, अब इस यहाँ पर साइड में आ जाते हैं। थॉमसन प्रपोज दैट, थॉमसन ये प्रपोज किया मतलब थॉमसन ये बताया। पहले उन्होंने दो चीज़ें उन्होंने बताई। ठीक है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। एक जो एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है ना, जैसे इसमें बताया है कि एटम है वो पॉजिटिव चार्ज ये स्फीयर होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं ना। एन एटम इज इलेक्ट्रिक एन एटम इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर and electrons are embedded in it. An atom is consist of positively charged sphere and electrons are embedded in it. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें उससे हो गए होते हैं। दूसरा उन्होंने बताया था नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जैसे एक तरबूज में जो रेड कंटेंट ज़्यादा होता है ना और जो बीज होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन उन्होंने मतलब उसका एग्जांपल दिया था। उनका मतलब ये था कि अगर मतलब पूरा वो उतना उसमें बीज हो गया और जो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी ताकत ज़्यादा होती है इसलिए वो कम होते हैं ताकि वो इक्वल कर सके। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द होल एटम इज सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पूरा एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जे थॉमसन ने बस इतनी सी बात बताई। ठीक है, मतलब द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो एज द होल एटम सो द होल एटम एज द so the atom as a whole electrically neutral. The negative and positive charge are equal in magnitude, so the whole atom is electrically neutral. दो चीज़ें बताई। पहली है कि उन्होंने बताया कि वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। an atom is a positively charged an atom consists of positively charged sphere and electrons are embedded in it. दूसरा है कि
the positive charge and negative charge of the positive charge and a negative charge are equal in magnitude, so as a whole the atom is electrically neutral. Al- mm, Although Thomson model explained the atomic and electric neutral, the result of experiment carried out by the Charlie could not be explained by this model. अब आ जाते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पर, ठीक है, 4.2.2 पर। रदरफोर्ड मॉडल, अब ये थॉमसन मॉडल समझ में आ गया होगा हम आपको। उन्होंने बताया कि स्फीयर होता है जिसमें जो रेड कंटेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, हाँ सही जवाब, निगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अब आ जाते हैं रदरफोर्ड मॉडल। Ernest Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged, and Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha particles were made with a sensible. हाँ, मतलब रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बताया जाएगा। रदरफोर्ड मॉडल उन्होंने कैसे बनाया, क्या किया, मैं आपको सब कुछ समझ, बस ये क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, आई थिंक कि 1 घंटे की भी हो सकती है, 40 मिनट की भी हो सकती है, लेकिन चैप्टर ये अच्छे समझ में आया, इतनी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब इसमें ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल, मैं पहले समझ लेता हूँ फिर आपको पूरा अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। दिस गोल्ड वाज अबाउट 1000 एटम थिक। दूसरा है अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आयंस एज दे हैव अ मास ऑफ 4u। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। It was expected that the alpha particle would be deflected by subatomic particle of the gold atom. Since the alpha particles were much heavier than the proton, he did not expect to see large reflection. अब आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बोला क्या कहा, लेकिन अब मैं समझाता हूँ। देखो, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक गोल्ड फॉइल सिलेक्ट करी। जो गोल्ड फॉइल मतलब यहाँ से कोई चीज़, यहाँ पर एक जगह चीज़ बॉक्स था, उसमें से एक छोटा सा छेद था, उसमें एक पत्थर रखा था जिसमें कि जो रेडिएशन वाला था, रेडिएशन उसमें से ऐसे निकलते थे। तो उन्हें पता चला बाद में, तब उन्होंने उस पत्थर एक बॉक्स में रख दिया और बॉक्स में एक छोटा सा छेद कर दिया ना, और उसको एक जगह पर रख दिया। सामने यहाँ वहाँ निकलते थे वो दिखते नहीं, बाहर निकलते थे तब समझ में आता। अब वो दिखते भी नहीं थे, एक जिंक सल्फाइड कुछ होता है, वो लगा दो तब आपको समझ में आएगा कि ये चमक रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ एनर्जी इस पर ट्रांसफर हुई। तो उन्होंने उस बॉक्स को लिया, सामने एक गोल्ड फॉइल लगती है, एक बहुत पतली गोल्ड फॉइल, मतलब गोल्ड फॉइल क्यों यूज़ करी उन्होंने, क्योंकि गोल्ड फॉइल सबसे ज़्यादा मेलिएबल होती है, मतलब वो सबसे ज़्यादा दबती है। जितना आप उसको ठोकोगे तो वो टूटती नहीं है, ठोकती चली जाती है, और वो बिल्कुल ही वैसी हो जाती है थिन। तो उन्होंने इसीलिए वो यूज़ किया, हाँ, जो कि लगभग 1000 एटम्स थिक थी। और दूसरी अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम आइंस। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो डबल चार्ज होते हैं हीलियम आइंस की तरह। चलिए, हीलियम में जितना मास होता है उतना ही अल्फा पार्टिकल्स का होता है। अल्फा पार्टिकल होते हैं रेडिएशन वाले पार्टिकल, क्योंकि उनके पास भी मास होता है 4u का। जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल होते हैं उनके पास एक बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होती है, लेकिन हीलियम के पास एनर्जी नहीं होती है, अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी होती है, रिलीज होती है उसमें। और उनके हिसाब से ये एक्सपेक्ट था कि अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल गए, वो यहाँ यहाँ हो जाएंगे गोल्ड एटम में। तो इसमें उन्होंने बताया गोल्ड एटम में पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सिंगल अल्फा पार्टिकल और जो अल्फा पार्टिकल थे वो उन्होंने बताया कि ज़्यादातर जो जगह होती है वो प्रोटॉन से घिरी होती है। तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ से सामने से जो अल्फा पार्टिकल वो जाएंगे, और वहाँ पर क्या है, प्रोटॉन है। और यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला यहाँ से निकले हैं उनके पास क्या निकले हैं, यहाँ ये बताया नहीं गया, यहाँ पर निकले हैं बस पार्टिकल्स, ठीक है। उनके हिसाब से कि गोल्ड के जो एटम होते हैं वो इतने भारी नहीं होंगे जितना अल्फा पार्टिकल उनके अकॉर्डिंग बहुत हल्के होते हैं। प्रोटॉन मतलब ज़्यादा भारी थे, तो उनके हिसाब से अल्फा पार्टिकल जाएंगे, अब भारी है तो वहाँ से मुड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, वहीं गिर जाएंगे, ऐसे कुछ तो होगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि बड़ा उन्हें डिफ्लेक्शन दिखेगा। हाँ सॉरी, उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो वो वहाँ से जो वो वहाँ से चिपक जाएंगे जाकर, ठीक है, सिंपल है। अब आ जाते हैं, लेकिन अब आ जाए ड्रॉबैक, मतलब उन्होंने क्या हुआ, यहाँ पर ये फिगर भी बना हुआ है, कुछ गोल्ड एटम यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ गए, ये एक बॉक्स बना लो जी, छोटा छेद होगा, कैस्ट्रॉन यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर एक जगह है, तो गोल्ड एटम निकल गए, पार हो गए, आर पार हो गए, कुछ चक्कर आ गए, कुछ सीधे चले गए और वापस आ गए, कुछ ऐसे होते चला गया, ठीक है।
with the alpha particle scattering and a totally unexpected result. अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग एट उससे अलग ही रिजल्ट मिला। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इससे क्या ऑब्जर्व हुआ? पहला तो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्डफर्ड। दूसरे सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्टेड बाय फॉल स्मॉल एंगल्स, दिस सरप्राइजिंग 1 out of every 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड। इसमें तीन चीज़ें नोटिस करी उन्होंने। पहला है कि जो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए, और उनके अकॉर्डिंग तो ये था कि अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं उसमें पूरे तरीके वो उनके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल होते हैं एटम के, उसमें पूरी तरीके से कुछ ना कुछ भरा होता है। पहला तो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। लेकिन इनके जब इन्होंने देखा तो वो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो मतलब एक थी फॉइल पीछे उन्होंने लगा दी जिंक सल्फाइड की लेयर, जिससे कि वो चमकते थे, जिससे उन्हें पता चल गया पीछे कुछ इनके अल्फा पार्टिकल आए। जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद क्या होता है, टकराने के बाद उसी में घुस जाते हैं ना वो लोग, वो जो पार्टिकल्स थे। लेकिन वो क्या वो सामने चले गए, इसका मतलब वो जो पार्टी एटम है वो खाली है। तो ये कैसे हो सकता है ना। दूसरा क्या हुआ, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट भी हो गए, ज़्यादातर सब खाली हो गए लेकिन कुछ कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब बीच में कुछ है। 1 out of every 12,000 पार्टिकल अपीयर टू बी, और हर 12,000 में से हर एक पार्टिकल उन्हें दिख रहा था कि जो रिबाउंड मतलब वो वापस आ रहा है, मतलब टकरा रहा है, ऐसे गया टकरा के ऐसे हो गया, टकरा ऐसे, और एक परपेंडिकुलर टिप लगा और वापस सीधे आ गया, ऐसे गया ऐसे आया, यहाँ से आया यहाँ पे वापस, मतलब वापस आ गया। इन द वर्ड ऑफ रदरफोर्ड, this result was almost an incredible as if you fire a 15-inch cell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you। मैंने ये बताया, ठीक है। अब अब आ जाते हैं रदरफोर्ड ने जो स्पैटरिंग एक्सपेरिमेंट थे, उन्होंने इससे कुछ चीज़ें बताई कि हाँ कंक्लूडेड अल्फा पार्टिकल्स हैं। फिर उन्होंने जब ये चीज़ें देखी क्या क्या हुआ है, वो कौन कर रहा था, रदरफोर्ड ने फिर जब ये सब देखा फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर यार कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो सब कुछ गलत ही होता जाए। फिर उन्होंने कहा कि ये इनका एक्सपेरिमेंट भी बिल्कुल ही गलत है। फिर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, अपने रिजल्ट देखे, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने फिर कुछ अपनी थ्योरी बताई है ना। उन्होंने कहा कि मेरे रिजल्ट के अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने पहली चीज़ बताई कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्डफायर विदाउट गेटिंग रिफ्लेक्टेड। पहली चीज़ उन्होंने बताई कि ज़्यादातर जो स्पेस है एटम का वो एम्प्टी है, क्योंकि जितने भी अल्फा पार्टिकल है वो डायरेक्ट मतलब ऐसे सीधे चले गए, कोई रुका नहीं, सारे अल्फा पार्टिकल चले गए। इसका मतलब ज़्यादातर जो स्पेस होता है एटम का वो एम्प्टी होता है। वेरी फ्यू पार्टिकल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, कुछ ही पार्टिकल अपने पाथ से रिफ्लेक्ट हुए, इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाइज वेरी लेटेस्ट। तो यहाँ से अब समझ में आया जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज थे तो इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज को डिफ्लेक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो कुछ ही पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे, ज़्यादातर तो होने चाहिए ना। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है एक 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 एटम में, ठीक है। तीसरा आ जाता है अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। कुछ ही स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत ही कम जो पार्टिकल्स थे वो 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट, मतलब परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर चले गए, इंडिकेटिंग इसका मतलब ये है पॉजिटिव चार्ज एंड मास। पॉजिटिव चार्ज तो है और मास पे गोल्ड एटम का वो एक बहुत ही छोटे वॉल्यूम में था विद इन द एटम, उसी एटम के अंदर, जिसे उन्होंने बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया, ठीक है। हाँ, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी इसमें ये बताया गया, उन्होंने पहले कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो भी उसमें एटम में स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो गोल्ड फॉइल के पार्टिकल थे वो उसके सीधे चले गए। दूसरी उन्होंने बात क्या बताई थी, कुछ पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट हुए अपने पाथ से। इसका मतलब ये कि जो पॉजिटिव चार्ज एटम का होता है वो बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट, तीसरा है बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट जो थे पार्टिकल्स की वो टकरा के 180 डिग्री पर टर्न हो गई। इसका मतलब ये है कि जो उसका पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो बैक होगा, और उसका जो मास है, जब पावर होगी तभी तो वो वापस आएगा। तो मास और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह कंसंट्रेटेड है, जिसके कारण जब वो अल्फा पार्टिकल्स आए और वो वहाँ से अल्फा पार्टिकल आए और वो वहाँ पे वापस होके चले गए,
180 डिग्री पे टर्न होता है, ठीक है। और ज़्यादा नीचे है, ठीक है। फ्रॉम द डाटा ऑल्सो कलेक्टेड दैट, उन्होंने एक और चीज़ कलेक्ट करी कि रेडियस जो होता है उस वो 10 टू द पावर 5 टाइम्स छोटा वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है 10 टू द 5 टाइम्स छोटा होता है साइज ऑफ रेडियस से। रेडियस मतलब रेडियस अगर इतना बड़ा है तो उसका जो एटम होगा वो इतना सा इतना सा इतना मेरी रेडियस इतना, एटम इतना बड़ा, न्यूक्लियस होगा वो इतना सा होगा, ये पेन बस इतना सा, ठीक है। ऐसे 10 टू द पावर 5 टाइम मतलब 1 10 100 10 1000 1 लाख 1 लाख छोटा होता है, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं। फिर उन्होंने अपनी जैसे उन्होंने पहले चीज़ें बताई, एक्सपेरिमेंट किया, फिर एक्सपेरिमेंट का इनका कंक्लूजन देखा, फिर उन्होंने इसका रिजल्ट बताया। और उसके बाद ये अपनी थ्योरी दे रहे थे, है ना। उन्होंने रिजल्ट बताया कि ऐसा ऐसा होगा। और उसके बाद जैसे जैसे ये जो क्या नाम था उनका, जे थॉमसन, है ना। थॉमसन ने तो ये प्रपोज किया था सारी चीज़ें करने के बाद। अब ये अपनी चीज़ें प्रपोज करने वाले थे, बताने वाले थे, हाँ। तो इन्होंने बताया देयर इज पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर ऑफ एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। उन्होंने बताया जो पॉजिटिव चार्ज इन्होंने जो देखा था कि एक एटम में होता है, उस उन्होंने ये कहा वो सेंटर में होता है। एक एटम के एटम का एक सेंटर होता है, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसर्च, ज़्यादातर जो मास मतलब लगभग पूरा का पूरा मास जो होता है वो एक न्यूक्लियस में ही अंदर होता है। क्योंकि अभी हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस जो था वो अगर इसमें पावर बना ली थी, जिसके कारण जो अल्फा पार्टिकल थे तो वहाँ से आए और वापस चले गए। इसका मतलब इसमें मास भी होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी, इसके बाद डबल पावर आ जाते हैं। दूसरा उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेंटर, जो उन्होंने लेकिन अब डेजो थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रियल में होते भी है, ठीक है। होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसमें एम्बेडेड नहीं होते हैं एक एटम में, वो बस उसके जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये है और ये है एटम, ये है इसका न्यूक्लियस। अब इसके आसपास ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऐसे 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 कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो घूमते हैं एक सर्कुलर पाथ में। उन्होंने यही बताया है ना, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। अब तीसरा है द साइज ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ, मतलब साइज ऑफ एटम जो है वो बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर, अगर आप कंपेयर करो वो साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो मैंने बताया न्यूक्लियस इतना छोटा सा होता है और जो एटम होता है वो इतना बड़ा होता है। एक चीज़ बताएगी तीसरे में उन्होंने बताया इलेक्ट्रिक अब जाते हैं रदरफोर्ड। अब इस आइटम, अब आपको ये सुनने में तो सही लग रहा हो कि हाँ ये सारी चीज़ें तो सही बताएं, लेकिन इसमें ड्रॉबैक है, इसमें कुछ गड़बड़ है। चीज़ देखते हैं। द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जो उसमें रिवॉल्यूशन कर रहे थे सर्कुलर पाथ में, वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं, जैसे आप चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो एक सर्कल, तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली। पहले आप इतना बड़ा चक्कर लगा, अब थोड़ा लगाओ, छोटा 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 छोटा, फिर आप एक जगह रुक जाओ। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन घूम रहे घूम रहे घूम रहे, फिर पास आए पास आए पास आए और उसी में जाकर टकरा गए और फटे, मतलब उसी में चले गए। इसका मतलब अब एटम तो स्टेबल ही नहीं रहा। पहले स्टेम तब से स्टेबल होता है जब इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमते रहे, घूम ही नहीं रहा, मतलब वो ब्लास्ट हो जाएगा एटम। लेकिन हम लोग अपने नेचर में क्या देखते हैं, अगर ये मेरे सामने जैसे पीछे दीवार है, ये वाले, ये जो आपको दीवार दिख रही है, ये इसके में तो एटम होंगे जो अब घूम रहे होंगे, तो कुछ सालों बाद ये इनकी एनर्जी कम हो जानी चाहिए। और ये वहीं पे मतलब ये बिल्डिंग मेरी, ये जो ये इसकी ईंटें हैं, ये दीवार है, ये टूट जानी चाहिए, क्योंकि ये भी तो एटम से ही बनी है, क्योंकि इनकी एनर्जी भी तो कम होगी इनकी इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम लोग जो नेचर है अपना नॉर्मल देखते हैं। एनी यही होता है कि एनी पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, उसमें एक्सेलरेशन तो होगी। एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल एनर्जी को रेडिएट करते, मतलब एनर्जी कम कर हो जाती है उनकी। थस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे और फाइनली न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे। यही बात तो होता ही है ना। इफ देयर, अगर ऐसा होता है तो हम एटम शुड, एटम जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन हम लोग नेचर में अपना क्या देखते हैं कि एटम जो है वो क्वाइट स्टेबल है, वो हमेशा जहाँ पे हम लोग देखते हैं वो ज़्यादातर आपको स्टेबल दिखते हैं ना। ऐसा कैसे हो सकता है। आ जाते हैं 4.243 में। 4.2.3
अब इसमें बताया गया पहला क्या है, पहले हैं जे थॉमसन, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरे हैं बोर मॉडल। ठीक है, पहले कौन थे, जे थॉमसन, फिर रदरफोर्ड। फोर्ड ने बहुत सारी चीज़ें बताई, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक भी आए। उसके बाद अब आ जाते हैं बोर मॉडल पर। ठीक है, बोर मॉडल इन ऑर्डर टू ओवरकम, बोर बोर ने समझाया कि ये जो मतलब इन्होंने जो चीज़ें बताई, रदरफोर्ड ने, ये ज़्यादातर चीज़ें सही थी, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने आंसर नहीं दे पाई, चीज़ें गलत थी। तो बोर मॉडल, बोर जो थे वो इन्हीं के स्टूडेंट थे, रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड ने अपनी क्लास में बताया होगा अपने स्टूडेंट्स को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पब्लिश करने से पहले। तो अब इनके अंदर भी जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्यों होता है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपने भी किए, फिर उन्होंने भी समझा कैसे कैसे होता है। फिर अब इन्होंने भी अपने वो दिए, अपने मॉडल प्रपोज किया, बताया। ठीक है, इन्होंने कहा इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस ऑब्जेक्शन रेज ये अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ये जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में जो ऑब्जेक्शन उठाए गए थे, नीर वर्ल्ड पुट एंड फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टेड अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। इन्होंने बताया कि इसमें ऐसा नहीं होता है। इन्होंने मैं बता दें, इन्होंने ये बताया कि आसपास जैसे हम लोग देखते हैं, अगर आप नोटिस करो तो अंटार्कटिका में सर्दी है, लेकिन वहाँ पर गर्मी भी है नहीं। अगर जैसे आप यहाँ पर देखो रूम टेम्परेचर पे, अपने यहाँ सर्दी है, लेकिन अपने यहाँ पर हीट भी है। हीट है मतलब एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर की एनर्जी ले लेते हैं, अगर उनकी एनर्जी कम होती है तो बाहर से हीट लेते रहते हैं, और अपने इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि यही वजह थी जो इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन थे वो अपने आसपास स्टेबल रहते हैं, घूमते रहते हैं, क्योंकि वो आसपास की एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिक्रीज्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं, मतलब जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हम लोग पहले सोचते थे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, नहीं, इन्होंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा, उसके ऊपर और ऊपर वाला, फिर एक ऊपर वाला, फिर और ऊपर वाला, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते एक ही ऑर्बिट में, अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, जिन्हें कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट, जो कि आर अलाउड इनसाइड द, जो एटम के इनसाइड होते हैं, एटम के अंदर होते हैं, मतलब एटम के बाहर नहीं, एटम के अंदर ही होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं वो। While evolving the discrete orbit, electron do not radiate energy. जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बाहर से हीट लेते रहते हैं और अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसके कारण जो हीट है वो उन्हें एनर्जी देती है और वह सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। सिंपल। और उसके बाद इन्होंने ये बताया कि ये एटम होती है 4 तरीके की शेल्स में डिवाइड होते हैं। डिस्क्रीट ऑर्बिट उन्होंने बताया, पहला है के सेल, दूसरा है एल, फिर एम, फिर एन। अब आपके दिमाग में ये भी था उन्होंने के एल एम एन ही क्यों लिया, है ना? ये तो भाई मुझे भी नहीं पता है कि उन्होंने के एल एम एन ही सेल क्यों ली, ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा आपको, है ना? तो के सेल जो होते हैं, के सेल में एक मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, के सेल जो होती है, एक सेकंड, ओके, थोड़ा रह गया अपना बस पर। अब मैं बता देती हूँ, के सेल होती है उसके पास सबसे ज़्यादा सबसे कम एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि सब मास सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है चीज़ों को। अगर सबसे मिडल में मास है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मास से चिपके रहेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं लेकिन वो मास से अट्रैक्ट तो रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। 4 चले थे के एलिमेंट से। के में कितने होते हैं? 4, दूसरे में होते हैं 8, है ना? 4 8 फिर 32। हाँ, पहले मतलब क्या, के में होते हैं 1, एल में होते हैं 2, एम में होते हैं 3, 4 में होते हैं 4 में होते एन में होते हैं 4। इन्होंने एक वो बताया एन स्क्वायर, फॉर्मूला दी जिससे आप पता कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने एक सेल में कितने मैक्सिमम होते हैं। पहले सेल में हो जाते हैं 2 इंटू एन स्क्वायर कर दोगे तो 2, पहले सेल में 2 हो जाते हैं, दूसरे सेल में 8 हो जाते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18, तीसरे में 18, 16 इंटू 2, और चौथे में एन में आ जाते हैं 32, एम में आ जाते हैं 18, एल में आ जाते हैं 8 और के में आ जाते हैं 2। ये होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, अब देखो अभी तक क्या चल रहा था, अभी चल रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना? 2 चीज़ें चल रही हैं। प्रोटॉन उन्होंने बताया, अब इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आते आते इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा बातचीत होने लगी, अब प्रोटॉन की चलने लगी, है ना? और इलेक्ट्रॉन की बातचीत हो रही है, इलेक्ट्रॉन की धीरे धीरे फिर बीच में आ गई एक चीज़ नई, न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, अब आ जाते हैं 4.2.4 में। ठीक है, ये इसमें बात होगी न्यूट्रॉन की। ठीक है, न्यूट्रॉन इन 1932 जे चैडविक डिस्कवर्ड द अनदर सम एटॉमिक पार्टिकल व्हिच हैव नो चार्ज एंड मास नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन as of proton. Eventually named a neutron. Neutron present in the nucleus of the atom except hydrogen. The neutron is represented as n एक्सेप्ट हाइड्रोजन। यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इस पे आप अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द मास ऑफ एटम इज देयरफॉर गिवन सम मास। हाँ, मतलब न्यूट्रॉन कैसे, न्यूट्रॉन इन्होंने डिस्कवर किया। इसमें ये स्टोरी नहीं बताएगी इन्होंने कैसे डिस्कवर किए, बस इनमें ये होता डिस्कवरी हुई, क्योंकि फिर आपको कोड बढ़ता ही जा रहा और जे थॉमसन आए, फिर आए रदरफोर्ड, अब बोर मॉडल आ गया, अब न्यूट्रॉन मॉडल भी आएगा, इसमें कोड बढ़ जाएगा भाई, इसलिए उन्होंने उतना ही बताया। इसमें जे चैडविक थे, जे चैडविक इसमें नाम से पूरा नहीं देगा, उन्होंने बताया था, जे चैडविक थे, उन्होंने बताया था कि उन्होंने प्रोटॉन को ढूंढा था, मतलब न्यूट्रॉन को ढूंढा, और उन्होंने ये भी देखा कि जो न्यूट्रॉन होता है वो इक्वल होते हैं, मतलब कि जो हाँ, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज ही नहीं होता है, जिस कारण वो चार्ज नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी तो मास भी नहीं होगा। इस वजह से उनके पास मतलब प्रोटॉन जितना ही मास होता है, प्रोटॉन मतलब घूमते हैं नहीं, न्यूट्रॉन भी घूमते नहीं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ होते हैं, इलेक्ट्रॉन बेचारा मेहनत करते रहता है, इसलिए दोनों का मास इक्वल होता है। सिंपल समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? पता नहीं, मुझे समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आना चाहिए कि मैं आपको समझा रहा हूँ इतनी मेहनत करके। सामने बस खड़े हो, ऐसे तो है नहीं है, मुझे आता है तभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अब आपको आता है आप किसी और को समझाओगे। ठीक है, इन्होंने मतलब ये बताया एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास मतलब न्यूट्रॉन क्यों नहीं होते? देखो, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल आपको अगर याद हो तो हाइड्रोजन सबसे पहले आता है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन पे आता है 1। अब वो उस एटम के पास मास ही जब 1 है, अब वो न्यूट्रॉन को भी देगा, प्रोटॉन को भी देगा, इलेक्ट्रॉन को भी देगा। देखो, प्रोटॉन तो होना ही होना चाहिए, न्यूट्रॉन हो चाहे ना, उतनी बड़ी नहीं, इसलिए न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता ही नहीं है ना। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो होता है हाइड्रोजन के पास, क्योंकि उसे घूमना भी तो स्टेबल रहता है, इसलिए मतलब न्यूट्रॉन बस ये सिंपल है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जो जिसके पास चार्ज नहीं होता है, जिसके कारण उसके मास नहीं होता है, उसके मास को लगभग प्रोटॉन के अकॉर्डिंग माने, क्योंकि न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन होता है वो मिडल में होता है और न्यूक्लियस में होता है, इसलिए न्यूट्रॉन भी मिडल में होता है, न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर घूमते रहते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। उससे आपको यही समझा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा? आ गया है तो अगली बात करते हैं। अब इन्होंने ये बताया कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अगले अगले सेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया n² का, वही जो अब बाद में बात बताई जा रही है ना। ये बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, जो सबसे ज़्यादा जो किसी सेल में जो हो मतलब जब से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन होते थे मैक्सिमम सेल में, वो कितने हो सकते हैं, वो होता है फॉर्मूला 2n²। 2n², ठीक है, 2n², ये तो 2n² होता है। सबसे पहले आएंगे 2 के में, फिर आएंगे एल में 8, फिर आएंगे एम में 18, फिर एन में आएंगे 32, और ऐसे आते हैं, लेकिन बस 4 ही ऑर्बिट होते हैं। सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट रियल में आपको कोशिश करनी है हमेशा 4 वो 8 रखने की, आउटर मोस्ट बोले तो के बाद वाली है सेल अनलेस फिल दिस। मतलब ये बताया गया है कि जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताइए सेपरेट में होगा शायद, तो सबसे पहले आएंगे 2, फिर आएगा 8 के बाद मतलब 18 आएंगे अगले में, लेकिन 18 आपको रखना नहीं क्योंकि स्टेबल नहीं रहेगा, उसको स्टेबल मुझे 8 होना चाहिए है ना, या 2 होने, इस वजह से फिर वो आगे जाते रहेंगे ऐसे होता रहता है। ठीक है, 4 तरीके की होती है, 4 से ज़्यादा सेल नहीं हो सकती, और हो भी सकती हैं, ऐसा नहीं 4 से ज़्यादा नहीं, 4 से 32 के बाद क्या आएगा, फर्स्ट 25 इंटू 2, फिर आ जाएंगे 50 भी होते हैं इलेक्ट्रॉन से एक उसमें, लेकिन हम लोग बनाते नहीं है, अभी तक 20 तक ही है। KL है मैनो, PQRS TU VWX YZ तक होता होगा क्या पता, मुझे पता नहीं, मैं बता रहा हूँ।
अब आते हैं वैलेंसी पर। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया कि ये वही होता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है वी हैव लर्न फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन इन अ वेरी डिफरेंट सेल में होता है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंसी कोई नहीं होती है, ये होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसी कोई मीनिंग ही नहीं है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि आउटर मोस्ट लेयर नहीं, आउटर मोस्ट शेल में, तो सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे ही कहते हैं कि मैक्सिमम भी नहीं, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे लिखा है द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसी एक एटम में उसी कहते हैं वैलेंसी। अब मैं आप मेरे साथ रिपीट, द आउटर मोस्ट बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द cell of an atom is considered as balancing। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट लेयर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी के बैलेंस। पल 4 लाइनों की है, 6 लाइनों की है, 4 ही लाइनों की है इसमें मैं ये आपको मैं बता रहा हूँ। फ्रॉम बोर जीरो बैलेंस। हाँ, अगर मैक्सिमम अगर 8 हो, ठीक है, बाहर अगर 8 हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, या फिर अगर मैक्सिमम आगे चल के 2 आ रहा है ना, तो वो स्टेबल हो जाएगा, वो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वो उसका चार्ज हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये जमा। अब यहाँ पर बताया गया है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये सब छोड़ दो। हाँ, अब आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिससे बच्चों को डर लगता है, लेकिन आपको भी डर लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा मुझे नहीं पता, मैं बताने मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, ठीक है। हाँ, अब आपको बताया जाएगा। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मास नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर। एक होता है मास नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर। एक होता है मास नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर। एक होता है मास नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर। एक होता है मास नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर। तो है मास नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर। एक होता है मास नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर। ठीक, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मास नंबर लिखो मेरे साथ, बोलो मास नंबर इक्वल ए, मास नंबर मीन्स 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 ए। मास नंबर का मतलब है कि ए, और एटॉमिक नंबर मीन्स जेड, एटॉमिक नंबर 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 अगर याद रहा हो तो ए टू जेड, एटॉमिक नंबर जेड, ए टू जेड। एटॉमिक नंबर दिया जाए तो उसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मास नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर तो वही होता है, हाइड्रोजन 1 पे आता था एटॉमिक नंबर, हीलियम 2 पे आता था एटॉमिक नंबर 2, हाइड्रोजन मैं सुना भी देता हूँ मुझे याद, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, कैडमियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलीलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, जाइक्रियम, याट्रियम। ये हो गए 40 पूरे, 40 अभी तक मुझे याद है, बस फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ यार, 40 ही याद है, 118 होते हैं वो भी याद करना है। देखो, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एट। मास नंबर निकालना सबसे सिंपल है। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है मास, अब देखो मास नंबर अभी मैंने आपको बताया था कि मास कहाँ पर होता है एक एटम का, होता है कहाँ पे होता है बताओ, मास कहाँ पे होता है? समझ गए होगे, ये है क्या, ये है न्यूक्लियस, ये एटम का, ठीक है। मास नंबर, मास जो होता है एटम का वो कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। फिर मास नंबर जो है वो न्यूक्लियस में होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसका जो मास है वो हमें कैसे पता लगेगा? अगर हम उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा मास नंबर। कितना सिंपल यार, इससे ही बता, मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी, मैं आपको समझाता हूँ, मुझे समझ में आता जा रहा है, आपको भी समझ में आना चाहिए यार। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम इन द न्यूक्लियस, द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ एन
sum of proton and neutron in the nucleus of an atom is known as mass number. मास नंबर वही होता है, मास कहाँ होता है एटम का, वो होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में मास होता है, न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर प्लस कर दो तो आ जाएगा मास नंबर। ठीक है। हाँ, इट इज़ नोटेड मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं। मास नंबर ए एटॉमिक नंबर, मास नंबर एटॉमिक नंबर ए टू जेड, एटॉमिक नंबर जेड से, मास नंबर को ए से। इन नेशन ऑफ एटॉमिक नंबर इंडियन फॉर द एटॉमिक नंबर मास नंबर। हाँ, एटॉमिक नंबर अब आ जाते हैं। यहाँ पे ये बता दिया गया कि मास नंबर क्या होता है। अब मास नंबर, अब एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक नंबर नहीं बताएगी, इसलिए हम आ गए 4.5 पे लगा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर मास नंबर दो चीज़ें बताई गई हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर वो होता है कि हाँ, एटॉमिक नंबर सबसे एटॉमिक नंबर ये होता है कि मतलब हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, ऐसे। वी नो द प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमें पता है प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस एटम में होते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर वही होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं। न्यूट्रॉन को हटा दो क्योंकि न्यूट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। अगर अब बचा क्या उसमें, बचा उसमें सिर्फ प्रोटॉन बचा। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है। प्रोटॉन का मतलब ये है कि अब देखो, आप कभी ये मत सोचना कि जो एलिमेंट बनाया गया, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन फिर हीलियम, फिर हाइड्रोजन पहले मिला इसलिए हाइड्रोजन है, हीलियम बाद मिला, लिथियम से 118 का मतलब ये नहीं कि अगर अभी मिल जाए कभी, क्या पता वो बीच में आ जाए कहीं, 118 के बाद 119 हो जाएगा, लेकिन वो 119 में नहीं होगा, वो कहीं और आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा। एटॉमिक नंबर यही होता है। एटॉमिक नंबर होता है कि एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस में, एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, उससे कोई उसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाता है। ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन उनके 6 होते हैं इसलिए डिफाइंड एज टोटल। ठीक है। मास नंबर आपको बता दिया, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आफ्टर स्टडीइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक, दीज आर प्रेजेंट। सिंपल है। अब आ जाते हैं सम सिंपल चीज़ें। ये है आइसोटोप और आइसोबार। सबसे सिंपल मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा कि आपको याद हो जाएगी, ट्रिक बता दूंगा। ठीक है। A number, इसमें है a number of atom of some element have been identified with have same atomic number with different mass। अब आप जैसे ये सोचते हो कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन का कार्बन आता है 6 नंबर पे, इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, 6 है। और प्रोटॉन कितने हैं, 6। मास नंबर कितना हो जाएगा, 12। मास नंबर बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, 6। न्यूट्रॉन कितने होंगे, 6 6 12 हो गया। आइसोटोप क्या होता है। अब आपने सोचा होगा कार्बन एक ही तरीके का होता है जिसका मास जो होता है वो होता है 16U, है ना, सॉरी 12U, है ना, 12U होता है। लेकिन कुछ आइसोटोप कार्बन के ऐसे भी पाए जाते हैं। आइसोटोप मतलब कार्बन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका मास तो सेम होता है, बोल दो मास उनका सेम होता है, ले ले मास है 12U, लेकिन एटॉमिक नंबर मतलब उसमें प्रोटॉन कम या ज़्यादा है। आइसोटोप का मतलब होता है कि जिसका मास अलग हो। जैसे आइसोटोप कार्बन का अगर आप सोचो तो कितना होता है, 12U। कुछ कार्बन ऐसे होते हैं जिनका मास होता है 13U। 13U कैसे, उसमें प्रोटॉन एक ज़्यादा हो गया होगा या फिर एक न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया, जिसके कारण उनका मास नंबर चेंज हो गया। तो आइसोटोप वो होते हैं जिनका मास नंबर अलग होता है। अब इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आगे चीज़ें इसमें बताएंगी उसके बारे में। टोप मतलब आइसोटॉप, है ना, आइसोटॉप। तो टॉप पे जो लोग होते हैं वो सब लोग, हर कोई अलग अलग होता है, कोई अलग ब्रांच का, कोई अलग, लेकिन वो होते क्या है, एक ही ब्रांच के होते हैं ना। उनका जो मास है, उनकी जो एज है वो अलग होती है। तो आइसोटॉप के जो लोग होते हैं उनका मास अलग अलग होता है। जैसे अंबानी का मास अलग है, अंबानी सर का मास अलग है, और जो इलॉन मस्क है उनका मास अलग है, मोदी जी उनका मास अलग है ना। तो आइसोटॉप के जो लोग होते हैं उनका मास अलग होता है, सिंपल। आइसोटोप जो होते हैं उनमें मास अलग होता है। और अब इसी में आ जाते हैं नीचे। फॉर एग्जाम्पल टेक द हाइड्रोजन को बताया गया, किसी हाइड्रोजन जो होता है उसके, हाँ, उसके 2-3 तरीके से नाम। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, होता है टेटूरियम नहीं, ट्रेटियम होता है। प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रीटियम, ट्रीटियम। मतलब ऊपर ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है मास नंबर। मतलब अगर मास उसका 1 है तो उसके प्रोटियम, अगर मास उसका 2 है तो
ड्यूटीरियम मास उसका अगर 3 है तो ट्रीटियम ट्रीटियम एटॉमिक मास 1 एटॉमिक नंबर उनका 1 ही है, लेकिन मास उनका अलग है। मास अलग है मतलब प्रोटॉन अलग हो, न्यूट्रॉन अलग हो। अगर जैसे कार्बन कार्बन मैंने बताया इस 12 उसका मास नंबर है, एटॉमिक नंबर 6 है। और दूसरा एक कार्बन जिसका मास नंबर 14 है लेकिन एटॉमिक नंबर 6 ही है ना। क्लोरीन जैसे 37 होता है और उसका मास नंबर 17 होता है। और वैसे क्लोरीन ही होता है, उसका मास नंबर 35 होता है, 35.5 होता है ना। ऐसे होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जांपल आइसोटोप आर डिफाइंड एज द एटम सेम एलिमेंट। Isotope are defined is your learn isotope defined atom of same element के होते हैं having same atomic number होता है, different mass number होता है। we can say that there are isotope therefore we can say that there are 3 isotope of हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, मतलब जिनका मास अलग अलग है। पहला है प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्रिटियम। प्रोटियम PROTIUM सही चले। प्रोटियम पे ड्यूटीरियम DEUTRIUM सॉरी गलत हो गई, DEUTERIUM है ना, DEUTERIUM। प्रोटियम ड्यूटीरियम और ट्रिटियम TRITIUM है ना। प्रोटियम ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। अब आ जाते हैं क्लोरीन। अब इसमें एक एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, इसमें भी बताया नहीं है। एवरेज मतलब आइसोटोप का एक एवरेज आप मास निकालो, तो इसमें जैसे एवरेज मास कैसे, जैसे अगर क्लोरीन का आप देखो तो कितना होता है, मान लो 35.5 यू होता है। 35.5 यू क्यों होता है, क्योंकि उसका एक जैसे देखा गया कि नेचर में ये भी क्लोरीन है, ये भी इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, ये 3 तरीके तो हैं। प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्रिटियम 3 तरीके के जिनका मास अलग है, तो उनका एक एवरेज मास निकालिए। मतलब तीनों को प्लस करो है ना, तीनों को प्लस करो 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज मास आ जाएगा। ये 37 को डिवाइड कर 3 से यही होगा जिससे आंसर आ गया। तो इसीलिए हम लोग उसका मास लेते हैं 35.5। और भी कुछ होते हैं लेकिन बहुत ही कम होते हैं जिनका मास हम लोग ऐसे लेते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन आ जाते हैं। Since the chemical property of all the isotope elements are same, normally we cannot consider about taking a mixture. Some isotopes have special properties which find them useful in various fields. अब इसमें ये बताइए chemical properties of all the chemical properties same। आइसोटोप में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम मतलब क्यों होती है, क्योंकि आइसोटोप में बस मास अलग होता है। मास से हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें कितना मतलब है उसको उसके एटॉमिक नंबर से कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैसी भी ज़रूरत होती नहीं है ना, न्यूट्रॉन की ज़रूरत है नहीं, हम लोग ज़रूरत है सिर्फ एटॉमिक नंबर। इसलिए उसकी प्रॉपर्टी तो सेम ही रहती है ना। सेम एलिमेंट्स आर आइसोटोप सिंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट आर सेम नॉर्मली। इसलिए हम लोग नॉर्मली जो होता है आइसोटोप में उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। क्यों होती हैं आइसोटोप में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है सेम, क्योंकि हम लोगों को उसमें आइसोटोप में जो क्या होता है मास नंबर अलग होता है। मास नंबर बोले तो पर अलग मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होता है। तो हम लोगों को नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मतलब ही नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन की कोई इज्जत ही नहीं होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बचा, नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लोग कुछ कर नहीं पाए। उसका बस ये समझ लो आप ना, आइसोटोप की प्रॉपर्टी सेम होती हैं। और कुछ फील्ड में इसकी एप्लीकेशन भी इम्पोर्टेंट है, जैसे एन आइसोटोप और यूरियम इज यूज्ड एज फ्यूल। मतलब यूरियम होता है एक ना, यूरेनियम सॉरी यूरिया की भी दुकान है इसलिए निकल गया। यूरेनियम है आइसोटोप, यूरेनियम का आइसोटोप है, यूरेनियम का एक आइसोटोप मतलब उसका मास अलग है। उससे फ्यूल बनाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शन में काम आता है ना। आइसोटोप कोबाल्ट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए, कोबाल्ट का काम कैंसर ट्रीटमेंट बचाने के लिए। आइसोटोप आइटम आयोडीन का गोइटर बचाने के लिए। अब जाते हैं लास्ट चीज पे जो है आइसो 44 मिनट हो गए मैं पढ़ाते मतलब यार मुझे भी यकीन नहीं होता ये 44 मिनट हो गए। मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया तो यार हाँ, और उसकी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी ना।
आइसोबार आ जाते हैं। आइसोबार भी बहुत सिंपल, जैसे ये मेरे बाल है ना, बाल है। आइसोबार बार मतलब एक चीज़ होती है मास नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर। आइसोटोप में मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है ना। आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट, प्रोटॉन डिफरेंट हो जाते हैं लेकिन मास नंबर सेम हो जाता है, ठीक है। अब मेरे बाल हैं, ये पूरे कैसे सेम है, तो इनका मास जो है वो तो आपको सेम ही लगेगा, है ना। जितने भी बाल मेरे हैं, बाल में क्यों कर रखी हूँ आइसो बार, बार मतलब बार, ये बार, बार से बाल, आइसो बार से आइसो बाल। तो जो बाल होते हैं उनका मास जो होता है वो सेम ही होता है ना, सबका मास सेम होता है, लेकिन उसका क्या रहता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोले तो कोई बाल सफ़ेद हो सकता है, कोई बाल मोटा हो, कोई पतला हो, कुछ भी हो सकता है, समझ लो आप। सबके बाल जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, लेकिन सारे बाल एक जैसे होते हैं, जिसके मतलब एटॉमिक नंबर सेम होता है उनका। मगर सबके बालों का अलग होता है, किसी के बाल घने होते हैं, किसी के बाल पतले होते हैं। मेरे बाल तो बने पतले हैं, आपके पता नहीं घने हो। आइसोबार में, आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार में मास जो होता है वो सेम होता है, सभी के बालों का मास सेम होगा, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी अलग होगी, बोले तो उनका एटॉमिक नंबर अलग होगा, ठीक है। लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 होता है, एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 18 होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द डिफरेंट, लेकिन मास नंबर सेम है जो 40 है। दिस इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर नोन है आइसोबार। आइसोबार में मास नंबर सेम होता है, बार बार मतलब बार सबके बार एक से है तो मास सेम है सबके, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग है। आपको आइसोटोप, टॉप में टॉप के लोगों का मास अलग होता है, आइसोटोप में मास अलग होता है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी सेम होती है। तो यहाँ पर जाके आपका चैप्टर होता है ख़त्म। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब कर सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो। मैंने जो पढ़ाया, मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करी है। कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं क्योंकि मेरे हिसाब से वो इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।